नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश आज का बुलेटिन, लेकिन पहले ने जानते हैं आज की हेडलाइन। नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। 3 जनवरी को गाजियाबाद पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा और गाजियाबाद में भी कोविड को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही सरकार चुनाव कराए। तय समय पर चुनाव कराने की बात भी हाईकोर्ट ने कही है। वहीं सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठित करने की बात कह दी है। विपक्षी दल ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को घेरे हुए हैं। इन सब बातों पर प्रदेश के बदले हुए हालात, जो ओबीसी की राजनीति को लेकर, ओबीसी वर्ग की राजनीति को लेकर जो हालात बदले हैं, उन पर चर्चा करने के लिए चलते हैं युग करवट के एडिटर चीफ और हमारे विशेषज्ञ सलमत मियां के पास। यूपी में आज एक बड़ा फैसला आया है, जिस फैसले का कई दिन से लोग इंतजार कर रहे थे। लगातार तारीख लग रही थी हाईकोर्ट में। बात हो रही नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर निगम चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले के व्यापक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़ी राजनीति इस पर शुरू हो गई है। फैसले के विभिन्न पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे अपने एडिटर चीफ और स्पेशलिस्ट सलमत जी से। सलमत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। आज आपने देखा हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसको लेकर जो उसके परिणाम आप दूरगामी हुआ देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, क्या होने वाला है प्रदेश में? देखिए, जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उसने कहीं ना कहीं उस फैसले से सरकार फंस गई है और सारी गेंद जो है सरकार के पाले में आ गई है। इसके अलावा एक विपक्ष को भी एक मौका मिल गया है। उनका कहना यह है कि पहले से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी कि आज जो है चुनाव टल गए, क्योंकि जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप इसको ओबीसी आरक्षण ख़त्म कर दिया और कहा सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। अब सरकार चुनाव कैसे करा सकती है? मतलब अगर आप ओबीसी को नहीं करेंगे तो जाहिर है कि एक राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। तो इसमें तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आयोग गठित करने का इसमें उन्होंने आदेश दे दिया है और जो प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री, उनका बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में जो हम ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन ये सब कुछ एक सब ठीक है, लेकिन जो एक जनता की सरकार, एक शहर की सरकार होती है जिस पे समय पे चुनाव करा दिए जाते, अब मैं समझता हूँ तमाम व्यवस्थाओं में समय पे चुनाव नहीं होंगे। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार तय समय पे चुनाव कराए। मैं समझता हूँ वो संभव नहीं हो पाएगा। अब इसमें यह रास्ता है कि सरकार ने भले ही आयोग गठित करने की बात कर दी हो, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। जैसे आपने आयोग की गठित बात की, सीएम आयोग का गठन करते हैं, आयोग को एक टाइम बाउंड भी करना पड़ेगा, कितने समय में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक टाइम भी उठे तो चुनाव तो समय में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का एक अलग ही मामला बन सकता है। और लेकिन अगर आयोग बनेगा, फिर उसकी सर्वे होगा, फिर बैठकें होंगी, वो सब हो सकता है। लेकिन अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाने की जैसे बात चल रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट चली गई और फिर जाके इसमें तत्काल सुनवाई हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसका जल्दी निर्णय आ सकता है। लेकिन फिलहाल जितनी उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये चुनाव जनवरी में हो जाएंगे, मुझे लगता है कि अब चुनाव जो है टल गए हैं। अगर इस तरह से लंबी प्रक्रिया चलेगी तो मैं समझता हूँ फिर कहीं ना कहीं जो है 2-3 महीने 4 महीने के बाद जो शायद चुनाव संपन्न होंगे। अब सरकार जो है इसमें आज मुख्यमंत्री रात को शाम को बैठक बुलाई है, उसमें निवास में उन्होंने इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम बैठक हो रही है और तमाम जो इसके जो पार्टी के लोग हैं और डिप्टी सीएम, उनको भी बुलाया गया है। नगर विकास मंत्री भी संभवतः उसमें शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार कहीं ना कहीं कुछ इसमें फैसला ले सकती है। आयोग तो गठित होने की बात आ गई है, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, नहीं जा सकती, इसका फैसला भी होने वाला है। अच्छा, जिस तरह से कोर्ट का आदेश आते ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हमारे, उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा और ओबीसी के अधिकारों का हनन नहीं हो जाएगा। कैसे, आखिर कैसे ओबीसी के अधिकार का कैसे रोक पाएंगे ये इस तरह? नहीं, जाहिर है उनको, देखिए, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएगी नहीं सरकार। यह बात लिख लीजिएगा हर कीमत पे। देखिए, उन्होंने कहा कि जब सामान्य हो गया तो जाहिर है कि फिर ओबीसी का तो हक खत्म हो गया ना। अब सामान्य सीट हो गई तो उसमें जाहिर है कि सामान्य लोग लड़ेंगे, उसमें ओबीसी भी लड़ सकता है, ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी लड़ सकता है। बट वो ओबीसी का हक तो खत्म हो गया। मैं मान लो फिर सामान्य में सभी आ जाएंगे, फिर क्या बचा? क्या ये रास्ता हो सकता है भाजपा के पास? जैसे गाजियाबाद नगर की बात करें, 100 वार्ड थे, 21 वार्ड ओबीसी को जरूरत थे, उनमें 7 वार्ड महिला ओबीसी रिजर्व थे, टोटल 21 वार्ड जरूरत थे।
तो क्या भाजपा ये फॉर्मूला नहीं डाल सकती कि जनरल सीट पे हम 21 के बजाय 30 ओबीसी लड़ा देते हैं? नहीं कर सकती ना, ये एक आबादी के हिसाब से सब कुछ चलेगा भाई। जो पहले जो 5 दिसंबर वाली में 27% था ना आरक्षण, तो चलेगा तो उसी के हिसाब से, वो सर्वे के हिसाब से सब कुछ चलेगा ना। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि पता लगा कि वो अपने हिसाब से कर देगी, यही तो सवाल है। ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव सरकार कराएगी नहीं। अच्छा, आयोग गठित हो चुका है, उसके आदेश हो गए, जो गठित भी हो जाएगा, सदस्यों से कौन बनेगा ये तय हो जाएगा। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी गई तो उसको बहुत नुकसान होगा। आपको अभी से देख लो कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने तमाम ने सरकारी घेराबंदी शुरू कर दी है कि ये हक मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए सरकार किसी भी हालत में आशीष जी बिना ओबीसी का आरक्षण के जा ही नहीं सकती। अच्छा, जैसे एक हाईकोर्ट का निर्णय आया, सीएम ने क्या कहा वो बात की बात है, निर्णय आते ही समाजवादी पार्टी जिस तरह हमला बोला, आम आदमी पार्टी आपने जिक्र किया, बसपा भी उसमें कूदी, तो क्या यूपी में ओबीसी जो वर्ग है इसको लेकर एक सभी दलों में एक नई राजनीति शुरू हुई है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें हैगा, ये शुरू हो गया। सब लोग शांत बैठे थे। 2017 वाली इन्होंने बात कही, कोई नहीं बोला। इससे पहले बात हुई, कोई नहीं। आज जब ये हुआ कि ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है, तो उन्होंने कहा सरकार को घेर लो। तो सरकार किसी भी हालत में ये नहीं चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि चुनाव तय समय पर पार्टी कराएगी। अब ये कैसे कराती है, ये तो रणनीति का हिस्सा, उनकी पार्टी की मीटिंग होंगी, बैठक होंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आज के फैसले से, हाईकोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत की राजनीति भी शुरू हो गई, विपक्ष को एक मुद्दा ही मिल गया। दूसरा, सरकार के सामने भी बड़े असमंजस की स्थिति है कि वो क्या करे। इसलिए सरकार को गठन तो करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया। अब मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। समय मिल जाएगा उसे। बिल्कुल मिल सकता है। वहाँ कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि राहत की उम्मीद है, और जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नहीं होगा कि चुनाव तय समय पे कैसे हों। वो भी कहीं ना कहीं उनको एक व्यवस्था के हिसाब से उनको टाइम मिल सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक शासन का एक आदेश भी आ चुका है कि जहाँ जहाँ पे समय खत्म हो गया पहले बैठक, वहाँ पे प्रशासक बिठा दिए जाए। मुझे लगता है कि शायद अब आज के आदेश के बाद हर नगर निगम में, स्थानीय निकायों में, सब जगह पे एक प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, रामगोपाल यादव जी का जो बयान आया है कि भाजपा के जो ओबीसी मंत्री हैं सरकार में, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, फंस गए हैं, क्या वाकई फंस गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बयान सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है अनुप्रिया पटेल वाला, तो उन्होंने सबसे पहला बयान, उनके मंत्री जो हैं आशीष पटेल, उनका सबसे पहले बयान आया था मुख्यमंत्री के बयान से पहले, तमाम बयानों से पहले। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में चुनाव में नहीं जाएंगे, भाजपा के सहयोगी दल हैं, और हम सब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट का आदेश आने में टाइम लगता है। ये तो देखो समाजवादी पार्टी है, इनको तो अपना करनी है राजनीति, बट ये है कि बयान सबसे पहले आशीष पटेल का आ गया था, जो सरकार का सहयोगी संगठन है। अच्छा, जैसे आशीष पटेल की आप बात करें, जितना कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मतलब सरकार की का कोई बयान आने से पहले ही उन्होंने बोल दिया, कोर्ट का निर्णय आते ही सरकार का बयान का इंतजार उन्होंने किया। बिल्कुल। तो क्या भाजपा के गठबंधन पर भी ओबीसी राज्य का असर पड़ेगा? 100% सरकार को ये देखना पड़ेगा। उनके बयान से पहले ही, सरकार के बयान से पहले, मुख्यमंत्री के बयान से पहले, अरविंद शर्मा जी के बयान से पहले आशीष पटेल जी का बयान आ गया था। बिल्कुल उन्होंने सरकार से ये नहीं सोचा सरकार की तरफ से क्या बयान आएगा, उन्होंने खुद कहा कि नहीं हम जाएंगे। इसलिए जाहिर है कि ओबीसी की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति का एक पार्ट हैगा, इसलिए सरकार भी कोई फैसला ऐसा नहीं लेगी जिससे कहीं ना कहीं कोई इशू बने। अच्छा, नगर निगम चुनाव और हॉल अगर लेट होता है तो किसके लिए फायदेमंद है, जल्दी होता है तो किसके लिए नुकसानदेह? देखिए, इसमें तो जनता का ही नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी से कोई जनप्रतिनिधि बैठ जाते हैं, पार्षद बैठ जाते हैं, तो जाहिर है कि जो काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं, वो समय के हिसाब से फिर होने लगते हैं। अब देखिए, अगर प्रशासक बैठ जाएगा तो पार्षद हैं उनके, तो कोई उनकी, जब पार्षद नहीं होंगे तो कौन उनकी जाके बात रखेगा। तो समझता हूँ कि जितना अगर 5-4 महीने जो भी लगेंगे, 6 महीने लगते हैं, तो उसमें नुकसान तो जनता का ही है कि अगर समय पे मान लो जनवरी में चुनाव हो जाते हैं तो एक तरीके से 6 टाइम मिलता, लोगों को पार्षद होते अपने विकास कराते। अब ये प्रशासक बैठ जाएंगे तो जाहिर है प्रशासक के पास कौन जाएगा, वो सब कह देंगे कि अभी हमें इतनी पावर नहीं है। तो नुकसान जनता का है। भारतीय जनता पार्टी का तो इससे में सिक्का चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई नुकसान होगा, उसमें मुझे लगता नहीं कोई नुकसान। लेकिन पब्लिक तो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगी। पब्लिक नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने यही कहा कि पार्षद नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे, मेयर नहीं होगा,
तो जाहिर है कि पब्लिक के जो काम जितने जल्दी हो जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो सलाम जी, पूरा चर्चा तो जो है आपका लबोला अभी निकला कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव जा नहीं सकती जी सरकार। जी बिल्कुल नहीं। और इसके रास्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट एक माध्यम बन सकता है, वहाँ से व्यवस्था बन सकती है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का लबोलब यही निकला है कि ओबीसी फैक्टर जो है वो चल गया है, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, सत्ता पर रास्ता ढूंढने की कोशिश में है, चुनाव पर सबकी नजर है। आपकी इस चर्चा के लिए सलाम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद पहुंचेगी। यात्रा का प्रवेश गोकुलपुरी से लोनी की तरफ होगा। इसके लिए पार्टी ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की गई जिसका नाम है भारत जोड़ो पदयात्रा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें वो सारी बातें लेकर के हम पदयात्रा कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान और महिलाएं हैं, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातों को लेकर के हम दरवाजे दरवाजे पहुंचने का काम कर रहे हैं। और लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा पदयात्रा राहुल गांधी जी कर चुके हैं। अभी 24 तारीख को 2-3 दिन पहले 24 तारीख को दिल्ली में ये पदयात्रा प्रवेश की। इसके बाद 3 तारीख को इस पदयात्रा को आपके ज़िले गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो गोकुलपुरी चौक है, वहाँ से जो प्रवेश कर रही है। कोविड की तैयारियों को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। गाजियाबाद में इसकी शुरुआत संयुक्त अस्पताल से हुई। यहाँ लखनऊ से आए स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर विकास सिंघल ने ऑक्सीजन प्लांट समेत दूसरी तमाम व्यवस्थाओं की जांच की। इसके बाद कई सीएससी सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश में फिर से कोविड से बचाव के लिए तैयारियों को अपडेट करना शुरू कर दिया गया है। कोविड से लड़ने को अस्पताल के तैयार हैं। इसको लेकर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ से आए स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विकास सिंघल ने गाजियाबाद में कोविड की तैयारियों को परखा। इस दौरान जॉइंट डायरेक्टर और सीएमओ डॉक्टर भवतेश शंकधर ने संयुक्त जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की। उसमें तैयारी है कि ऑक्सीजन प्लांट अभी काम फंक्शनल है एंड वेंटिलेटर जो हमने देखे हैं, जो उनके पास 12 बेड हैं, 6 बेड एक वार्ड में थे जिसमें हमने देखा तो उसमें 4 वेंटिलेटर तो अभी इन प्लेस थे और 2 रखे हुए हैं उनके पास। अभी कमी तो अभी पूरा करेंगे तभी थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखा गया और ऑक्सीजन का प्रेशर चेक किया गया। इसके बाद वार्ड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, कोरोना मरीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, उपकरणों की उपलब्धता, ऑक्सीजन मास्क, पीपीई किट आदि की उपलब्धता परखी गई। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विकास सिंघल ने बताया कि कोविड की तैयारियों को विभिन्न बिंदुओं पर जांच की जा रही है। चेकलिस्ट के आधार पर एक एक बिंदु को परखा जा रहा है ताकि अगर देश में संक्रमण बढ़े तो हमारी तैयारी पूरी रहे। मॉक ड्रिल के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसे दूर किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तैयारी को परखा गया है। विशेष तौर पर ऑक्सीजन प्लांट, वार्ड, दवाएं, मैन पावर को लेकर जाँच की गई है। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण का कोई मरीज पिछले कई दिन से नहीं आया है। यहाँ वर्तमान में 5 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम हर मंगलवार को होता है। आज अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी ने संभव कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी। ज़्यादातर समस्याएं सफाई व्यवस्था और हाउस टैक्स को लेकर आई थी। समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम मुख्यालय में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एन के चौधरी, हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार आदि मौजूद रहे। यहाँ सबसे अधिक शिकायतें सफाई व्यवस्था को लेकर आईं। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस दौरान सीधे लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। समस्या की प्रकृति के हिसाब से उनको दूर करने के लिए संबंधित विभाग अध्यक्षों को कार्रवाई करनी होती है। ऐसी कई शिकायतें भी होती हैं जिनका निस्तारण नगर निगम प्रशासन तत्काल करता है। यह जनसुनवाई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारी चल रही है, लेकिन नगर निगम की ये तैयारी अभी अधूरी मानी जाएगी। गाजियाबाद में ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ डिवाइडर टूट चुके हैं। कई जगह होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ने भी डिवाइडर तोड़ दिए हैं, उन्हें ठीक नहीं कराया है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। गाजियाबाद नगर निगम एक तरफ तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारी में है,
वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह डिवाइडर टूटे पड़े हैं। नगर निगम इन्हें भी ठीक नहीं करा पा रहा है। इन डिवाइडर के टूट जाने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का आगाज होने जा रहा है। जल्द ही इसके लिए कार्य शुरू होगा। अभी तक नगर निगम प्रशासन की ओर से इसके लिए कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि नगर निगम जगह जगह टूटे पड़े डिवाइडर को ठीक नहीं करा पा रहा है। हाल ही में कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है। कोहरे के कारण शहर में कई जगह वाहन टकरा जाते हैं, जिससे डिवाइडर टूट जाते हैं। दूसरी ओर विज्ञापन कंपनी ने भी कई जगह डिवाइडर तोड़ दिए हैं। ऐसे डिवाइडर को न तो नगर निगम ने ठीक कराया है और न ही होर्डिंग का काम करने वाली कंपनी इनकी मरम्मत करा पा रही है। टूटे डिवाइडर के बीच से रास्ता क्रॉस करने के दौरान हादसे की संभावना बनी रहती है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना समाचार पत्र युग करवट। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।